वेलकम टू द एम्पिरिकल साइंस एकेडमी फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। किडनी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? वो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेजर 4 पार्ट्स हैं। सबसे मेन और सबसे अहम पार्ट जो है वो है किडनी। ये वो हिस्सा है जहाँ पे यूरिन, ब्लड को फिल्टर किया जाता है और यूरिन बनता है। उसके बाद दूसरा पार्ट है यूरेटर, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर करता है। थर्ड पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर यूरिन को जो टेम्पोरेली यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और सबसे लास्ट पार्ट है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू अल्टीमेटली वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक किडनी की तरफ। अगर पोजीशन की बात करें तो दोनों किडनी हमारे वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट और राइट साइड पे एब्डोमिनल कैविटी के पीछे की तरफ लोकेटेड होते हैं। और राइट किडनी थोड़ा सा साइज में छोटा भी होता है लेफ्ट से, और थोड़ा सा उससे नीचे वाक़ होता है। इसकी वजह यह है कि राइट किडनी के ऊपर लीवर होता है, तो उसको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए एवरेज साइज 11 सेंटीमीटर तक होता है। और साइज बॉडी वेट का 1% होता है, यानी अगर बॉडी का वेट 60 kg है तो किडनी का जो वेट होगा वो 600 ग्राम तक होगा। साइज के मुकाबले में ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा सेव करता है, 20% ऑफ ईच हार्ट बीट ऑफ द हार्ट। बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्लड सेव करने वाला ऑर्गन लीवर है, और लीवर के बाद दूसरे नंबर पे किडनी आता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी के अंदर सबसे बाहर 3 लेयर्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू और फैट्स की, जो कि इसको प्रोटेक्शन और एंकरिंग प्रोवाइड करते हैं। सबसे आउटर लेयर होती है रीनल फेशिया, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। इसका काम है किडनी को फिक्स करना और इसको एंकरिंग प्रोवाइड करना। उसके बाद इसके अंदर की तरफ सेकेंड लेयर होती है पेरिरीनल फैट कैप्सूल, इसको कहा जाता है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको रीनल कैप्सूल कहा जाता है, जो प्रोटेक्शन के लिए होती है। एनाटॉमी अगर देखें तो सबसे बाहर 3 मेजर हिस्से हैं। सबसे बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है, जो कि ब्राउन कलर में दिखाया गया। उसके अंदर वाला हिस्सा रीनल मेडुला कहलाता है, जिसको रेड बाउंड्री में शो किया गया। और उससे अंदर सबसे लास्ट वाला पार्ट रीनल पेल्विस कहलाता है। अब रीनल पायरामिड की तरफ आते हैं। किडनी का सेकंड पार्ट, जिसको हमने रीनल मेडुला कहा था, उसके अंदर कोन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनको हम रीनल पायरामिड कहते हैं। कोन लाइक स्ट्रक्चर, इनका एक एंड जो है वो ब्रॉड एंड होता है, दूसरा पॉइंटेड एंड होता है। अब रीनल पायरामिड का नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन एवरेज जो इनका नंबर है वो 7 to 8 ही होता है। और इन रीनल पायरामिड का जो पॉइंटेड एंड्स हैं, इनको हम रीनल पैपिला भी बोलते हैं। और इसके अलावा रीनल पायरामिड्स के दरमियान जो स्पेस होती है, जिनको ब्लैक एरो से शो किया गया है, इनको रीनल कॉलम्स कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जहाँ से ब्लड वेसल्स गुजर के कॉर्टेक्स तक जाती हैं और वहाँ से वापस आती हैं। अब देखते हैं कि रीनल लोब्स क्या होते हैं। तो रीनल मेडुला के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? रीनल पायरामिड। और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है। रीनल पायरामिड और उसके ऊपर कॉर्टेक्स का हिस्सा, इन दोनों को अगर मिलाएं तो इसको हम रीनल लोब का नाम देते हैं। अब ये जो रेड वाला पार्ट है ये रीनल पेल्विस है। रीनल पेल्विस किडनी का वो पार्ट होता है जहाँ से पूरी किडनी से जो यूरिन बनने के बाद रीनल पेल्विस में स्टोर में जमा किया जाता है और बाद में यूरेटर के जरिए से यहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो ये जो रीनल पेल्विस है ये ब्रांच आउट होता है। इसकी मेजर जो ब्रांचेस 2 या 3 होती हैं, इनको हम मेजर कैलिसिस कहते हैं। और ये जो मेजर कैलिस हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं छोटी ब्रांचेस के अंदर, जिनको हम माइनर कैलिक्स बोलते हैं, जिनको ब्लू एरो से शो किया गया है। तो यहाँ से हम यूरिन बनने के बाद उसका फाइनल पाथ का अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरिन बनने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट उसको पोर करती है रीनल पायरामिड के अंदर। रीनल पायरामिड से वो जो रीनल पायरामिड का एंड पोर्शन, हमने पॉइंटेड एंड की बात की थी, वो पैपिला, उसके अंदर जाता है। पैपिला से माइनर कैलिक्स में जाएगा, माइनर से मेजर में जाएगा, और मेजर से फाइनली जाएगा
रीनल पेल्विस के अंदर, रीनल पेल्विस से यूरेटर के ज़रिए से बाहर, और इस तरह से ये पाथ जो इसका वो फॉलो होता है। अगर किडनी के फंक्शन की बात करें तो किडनी में मेनली 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे मेन और अहम काम तो इसका एक्सक्रीशन के अंदर के ब्लड आर्टरी के ज़रिए से एंटर होता है, किडनी से पास होता है, यहाँ से इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाएगा और साफ ब्लड जो है वो रीनल वेन के ज़रिए से बाहर आ जाता है। दूसरा अहम काम है इसका ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं हम बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, यानी कि अगर बॉडी के अंदर वाटर की कमी होगी तो यहाँ किडनी कम यूरिन बनाएगा, अगर बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाटर को ज़्यादा यूरिन बनाकर बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अब बात करते हैं नेफ्रॉन की, जो कि किडनी का सबसे मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यही वो हिस्सा है जहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन होती है, तो इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। हर किडनी के अंदर तकरीबन 10 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन की जनरली 2 टाइप्स होती हैं। कुछ नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन हम कह सकते हैं जो कॉर्टेक्स वाले हिस्से में होते हैं, इनका लूप ऑफ फैनले की लेंथ कम होती है और 85% तक नेफ्रॉन कॉर्टिकल ही होते हैं। दूसरी टाइप होती है जक्स्टामेडुलरी, इनका नाम ये इस वजह से रखा गया, इनका जो ग्लोमेरुलस या बोमन कैप्सूल वाला हिस्सा है ये कॉर्टेक्स और मेडुला के बिल्कुल जंक्शन पे होता है इसलिए, और इनका लूप ऑफ फैनले जो है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और यही वो नेफ्रॉन है जो यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, यानी कि वहाँ से ब्लड उसको पानी को रीअब्सॉर्ब करना है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। नेफ्रॉन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला हिस्सा है बोमन कैप्सूल, जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर है। सेकंड नंबर पे आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। थर्ड नंबर पे है लूप ऑफ फैनले, जिसके 2 लिम्स हैं, जो लिम्ब नीचे की तरफ आ रहा है इसको डिसेंडिंग लिम्ब, और ऊपर की तरफ जो जा रहा है इसको असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, जो कि एक यू लाइक स्ट्रक्चर है। फोर्थ पार्ट जो है वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट जो है, डिफरेंट नेफ्रॉन अपना जो वेस्ट मटेरियल बनने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में पोर कर देते हैं। ये जो इसके डिफरेंट एंड नजर आ रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट के, इसका मतलब है कि बाकी वाले नेफ्रॉन भी इस नेफ्रॉन की तरह इससे अटैच होंगे। अब हम यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मेजर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन और लास्ट है सिक्रीशन। सबसे पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, जो कि बोमन कैप्सूल में होता है। एक ब्लड आर्टरी, जिसको एफिरेंट आर्टरी भी बोलते हैं, वो ब्लड लेकर एंटर होती है बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल में आके ये फर्दर डिवाइड होती है और कैपिलरीज की तरह के एक नेटवर्क में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब जैसे ही ब्लड एफिरेंट आर्टरी में एंटर होता है तो वहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो कम होती है, क्योंकि इसका एफिरेंट आर्टरी का डायमीटर ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही ये ब्लड ग्लोमेरुलस से पास होता है, ग्लोमेरुलस का डायमीटर बहुत कम होने की वजह से ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जहाँ से ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मॉलिक्यूल, जिसमें ग्लूकोज, वाटर और यूरिया, फॉस्फेट, इस तरह की चीज़ें हैं, ये ग्लोमेरुलस से बाहर निकलकर बोमन कैप्सूल में आ जाती हैं, जिनको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, वाटर हो गया जो बाकी बच गया, इसके अलावा रेड ब्लड सेल, वो दोबारा से एफिरेंट आर्टरी के ज़रिए से बोमन कैप्सूल से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ब्लड जो है वो एफिरेंट आर्टरी से ग्लोमेरुलस की तरफ आता है और बोमन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होती रहती है और इस तरह से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता रहता है, जो कि फाइनली आगे नेफ्रॉन के फर्दर पार्ट्स में पास कर दिया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन का लफ्ज़ी मतलब क्या है कि जो चीज़ ब्लड से बाहर आ चुकी है, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, उससे चीज़ों का दोबारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल होना, उसमें दोबारा से उसको शामिल करना रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब देखते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन ज़रूरी क्यों है। अब ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोमन कैप्सूल के अंदर आया था, इसको हम यूरिन या वेस्ट मटेरियल नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी काम की चीज़ें हैं, जैसे कि वाटर हो गया, साल्ट्स वगैरह हो गए। तो इनमें से कुछ चीज़ों को दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है और दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में दाखिल कर दिया जाता है। अब नेफ्रॉन के जो डिफरेंट पार्ट्स की हमने बात की थी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फैनले और डिस्टल,
इनसे रीअब्जॉर्प्शन कैसे जाती है कि इनके अराउंड जो डिफरेंट कैपिलरीज हैं जिनको हम पेरिरीनल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, इसके अलावा लूप ऑफ फैनले के अराउंड भी होता है जिसको हम वेजा रेक्टा बोलते हैं, तो इनके थ्रू जो है वो रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। अब देखते हैं कि नेफ्रॉन के वेरियस पार्ट से रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है। सबसे पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये वो पार्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है। टोटल रीअब्जॉर्प्शन का 80% जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब की जाती हैं, उनके अंदर मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और 100% ग्लूकोज तो यहीं पे रीअब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा कैल्शियम वाटर भी होता है और फॉस्फेट्स वगैरह जो हैं वो रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल से इनको ब्लड स्ट्रीम में दोबारा से पास कर दिया जाता है। अब ब्लड के अंदर पास कैसे किया जाता है ये हम देख ही सकते हैं कि जो इफेरेंट आर्टरी थी बोमेन कैप्सूल से एफेरेंट जो है वो एंटर हुई थी। इफेरेंट जो लीव करती है बोमेन कैप्सूल को, वो बाहर निकलने के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के को अराउंड जो सराउंड उसके अराउंड है वो रैप करती है और वहां से इन चीज़ों को इलेक्ट्रोलाइट्स ग्लूकोज वगैरह को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। यही ब्लड वेसल आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होगी। एक हिस्सा इसका जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ, वहां से रीअब्जॉर्प्शन करेगा, और दूसरा हिस्सा इसका लूप ऑफ फैनले से रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो इस तरह से इसकी एक ब्रांच डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ जाती है, वहां से रीअब्जॉर्प्शन करती है, और दूसरी ब्रांच जो है वो लूप ऑफ फैनले की तरफ आती है और वहां से रीअब्जॉर्प्शन करती है। तो अगर अब हम लूप ऑफ फैनले को देखें कि यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है। लूप ऑफ फैनले में रीअब्जॉर्प्शन जिस मैकेनिज्म के तहत होती है उसको हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म का सिंपल मतलब है दो चीज़ों का अपोजिट साइड पे सेम टाइम पे मूव करना। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि चीज़ों का मटेरियल का एक्सचेंज जो है वो मैक्सिमम होता है, रीअब्जॉर्प्शन के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं। लूप ऑफ फैनले में ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि जैसे यूरिन डिसेंडिंग लिम्ब से नीचे आकर असेंडिंग से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो ब्लड उसी टाइम पे नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, इससे रीअब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम होती है। अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म ना होता तो ब्लड वेसल और इसकी अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह से होती जैसे लेफ्ट साइड पे दिखाया गया है, और ब्लड और यूरिन इस तरह से एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसमें रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती है, इस वजह से ये मैकेनिज्म नहीं पाया जाता। ये तो था मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे लूप ऑफ फैनले के कौन से लिम्ब से कौन सी चीज़ रीअब्जॉर्ब होती है। तो हमें पता है इसके दो लिम्ब है, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब का जो ऊपर वाला थिक पोर्शन है वहाँ से साल्ट रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसके अलावा डिसेंडिंग लिम्ब का नीचे पूरा पोर्शन और असेंडिंग लिम्ब का नीचे वाला थिन पोर्शन, यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। इसके अलावा थिक पोर्शन से जो सॉल्ट रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं, और जो वाटर है वो पैसिव यानी कि ओस्मोसिस के थ्रू, जिसमें एटीपी यूज नहीं होती। अब एक चीज़ माइंड में आ सकती है कि डिसेंडिंग लिम्ब जो थिन पोर्शन है जहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ से तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया। इसके अलावा जो असेंडिंग लिम्ब है उससे सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब है उसका नीचे वाला पोर्शन जहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब हो सकता है, तो ये थिन क्यों है। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब पूरे का पूरा हो जिससे वाटर रीअब्जॉर्ब हो, और असेंडिंग जो है वो कम्प्लीटली उससे सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा क्यों है कि असेंडिंग लिम्ब का जो नीचे वाला पोर्शन है वो वाटर के लिए परमिएबल क्यों है। तो इसकी रीज़न ये है कि जैसे ही यूरिन मूव करता है डिसेंडिंग लिम्ब से नीचे की तरफ, तो उससे वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता जाता है, यानी कि उससे बाहर जाता है। तो जैसे वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा तो उससे यूरिन कंसनट्रेटेड होता जाएगा। तो अगर वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाए तो उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर जो है वो दोबारा से अंदर की तरफ भी मूव कर सकता है। कौन से पोर्शन से? असेंडिंग लिम्ब का जो थिन पोर्शन है वहाँ से वाटर दोबारा से लूप ऑफ फैनले के अंदर भी एब्जॉर्ब हो सकता है ताकि उसको डाइल्यूट किया जा सकता है। ये उस सूरत में होगा जब बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है या जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो रहा है। तो लाजमी नहीं कि हमेशा वाटर जो है वो बाहर की तरफ ही मूव करे, तो इसका काम है मेंटेन करना यूरिन की जो
डाइल्यूशन है उसको। फिर अगली बात आ जाती है कि जिस हिस्से से साल्ट रीअब्जॉर्ब किया जाता है वो हिस्सा थिक क्यों है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट है वो हिस्सा थिन क्यों है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर पूरे का पूरा लूप ऑफ फैनले थिक होता, जैसे वाटर वाला पोर्शन है वो भी थिक होता, तो उसको किडनी को डबल एनर्जी खर्च करना पड़ती। क्यों? क्योंकि उसको वाटर जो है वो पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब करना पड़ता, फिर उसके बाद साल्ट को रीअब्जॉर्ब करना पड़ता, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। लेकिन अब किडनी क्या करता है कि पहले थिक पोर्शन से साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, वहाँ पे एटीपी यूज होते हैं। लेकिन जब साल्ट एक बार रीअब्जॉर्ब हो गया तो थिन पोर्शन से वाटर ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस से बगैर किसी एनर्जी के रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आप एक तरह से हम इसको अडाप्टेशन भी कह सकते हैं। तो लूप ऑफ फैनले से वाटर और सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन कुछ इस तरह से होती है। इसी दौरान में अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से भी वाटर और सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, और जो कि हार्मोन्स के अंडर जो है वो काम कर रही होती है रीअब्जॉर्प्शन। सबसे पहले जो हार्मोन है वो एल्डोस्टेरॉन है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी कि जो किडनी है उसके ऊपर ग्लैंड्स पड़े होते हैं, वहाँ से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन खारिज होता है। वो एब्जॉर्प्शन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन किसकी? सोडियम क्लोराइड की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पार्ट से। और इसी तरह से एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं हम इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और इसकी रिलीज ना होने की वजह से एक डिजीज भी हम पढ़ते हैं जिसको डायबिटीज इंस्पाइडस कहते हैं। यूरिन फॉर्मेशन का जो थर्ड और लास्ट स्टेप है वो है सिक्रीशन। इसको रीअब्जॉर्प्शन का बिल्कुल अपोजिट समझ लें। क्यों? क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन में मटेरियल जो था वो लूप ऑफ फैनले के डिफरेंट पार्ट से ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो रहा था, लेकिन सिक्रीशन में इसका उलट होगा कि जो भी चीज़ें मूव करेंगी, जो भी मटेरियल होगा वो ब्लड स्ट्रीम से दोबारा लूप ऑफ फैनले में एंटर होगा। इसको हम सिक्रीशन कहते हैं। इन सिक्रीशंस के अंदर बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनमें जो ज़्यादा मेन है वो हाइड्रोजन अमोनियम आयंस हो गए। इसके अलावा डिफरेंट ड्रग्स जो होती हैं वो रीअब्जॉर्ब की जाती हैं, सिक्रीट का मतलब है कि ब्लड से दोबारा लूप ऑफ फैनले के डिफरेंट पार्ट में। और जिस हिस्से में सिक्रीशन होती है वो दो मेन पार्ट हैं। एक हिस्सा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और दूसरा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन पोर्शंस के अंदर ब्लड के अंदर से इन मटेरियल्स को यानी कि हाइड्रोजन, क्रिएटिन, हिस्टामिन और डिफरेंट ड्रग्स को दोबारा से इन ट्यूब्यूल्स के अंदर पोर कर दिया जाएगा। इनका एक मकसद तो होता है ब्लड के अंदर ब्लड की जो पीएच है उसको मेंटेन करना। इसके अलावा जितनी भी ब्लड के अंदर कोई हार्मफुल ड्रग्स हैं उनसे गेट रीड करना कि उनको एक्सक्रीट बॉडी से बाहर जो है नाइट्रोजन वेस्ट के साथ एक्सक्रीट कर दिया जाए। और यही वजह है कि डिफरेंट ड्रग का टेस्ट जो है वो यूरिन टेस्ट के साथ किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जहाँ से वो सिक्रेट कर दी जाती हैं।